स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो हाइड्रोकार्बन इंट्रोडक्शन और डिटेल ऑफ एल्केन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, इसमें दो वर्ड मिक्स्ड है, एक हाइड्रो और सेकेंड वन इज कार्बन। तो हाइड्रो वर्ड H को इंडिकेट करेगा और कार्बन फोर C, यानी कि दोज कंपाउंड्स which are made up of compounds which are made up of definite ratio of हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हो उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। जैसे आपके पास में मान लीजिए 1 कार्बन है तो उसके रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन चाहिएगी, तो इस रेशियो को 1:4 बोल देंगे। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन चाहिए सैचुरेट के अंदर, तो ये आपका 2:6 है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3। तो दीज आर कॉल्ड वैलेंसी बेस्ड डेफिनेट रेशियो इन हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशंस की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, तो अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से वन आपका कहलाएगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। 2 रहेंगे। ओपन चेन का मतलब एक स्ट्रेट चेन होगी जिसमें 2 टर्मिनल्स, यानी टर्मिनल जरूर होंगे, और क्लोज चेन में क्या होगा, अभी अपन वैलेंसी देख रहे हैं, खाली कार्बन की नेचर को देखें, इसमें साइकिल फॉर्म आ जाता है तो इसको क्लोज्ड बोलते हैं। ओपन चेन को फर्दर अपन डिवाइड करते हैं 2 पार्ट के अंदर, जिसमें एक हो जाएगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि ऑल द कार्बन कंटेंट ओनली सिग्मा बॉन्ड। सैचुरेटेड मीन्स जिसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हो। और सेकेंड आपका कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पे अगर सिंगल पाई बॉन्ड है और अगर 2 पाई बॉन्ड से 1 पाई बॉन्ड होगा तो इसको अपन फर्दर बोलेंगे एल्कईन, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो उसको अपन बोलेंगे एल्काइन। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और इसको अपन नाम देंगे एल्केन। ठीक है, ये तो हो गए आपके ओपन चेन के अंदर। और इनके जो फॉर्मूले होते हैं होमोलोगस सीरीज निकालने के लिए, तो इसमें आपका आ जाएगा CnH2n+2, इसमें हो जाएगा CnH2n, और ये हो जाएगा CnH2n-2। इसमें हर मेंबर, जैसे मान लो फर्स्ट मेंबर CH4 है तो उसमें CH2 ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, तो दीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अगर सेम डिफरेंस चलता है तो उसको अपन होमोलोगस सीरीज के नाम से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं होमोलोगस सीरीज। अब क्लोज चेन में जो है वो 2 पार्ट हो जाएंगे। Closed chain further divided in 2 parts. One is called alicyclic hydrocarbons, और सेकेंड वन हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 2 तरह के रहेंगे। एलिसाइक्लिक में प्रॉपर्टीज तो इनके जैसी ही होगी, लेकिन उनका जो क्लोज चेन रहेगा तो इसमें मोस्टली आपके जो होते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। और इसमें बाकी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करते हैं तो सफिक्स में इन और आइन आ जाएगा। तो इनका लिखते वक्त नोमेनक्लेचर में हमेशा प्रीफिक्स में साइक्लो आता है, फिर उसमें टोटल जो होते हैं उनको रूट वर्ड कार्बन को बोल देते हैं। एरोमेटिक जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 तरह के हो जाएंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यानी कि सेम एलिमेंट से मिलके बनते हैं होमोजीनियस, और दूसरा हो जाएगा आपका डिफरेंट एलिमेंट हो तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। होमोजीनियस के अंदर स्टूडेंट जैसे आपका बेंजीन हो जाएगा, और बेंजीन में आगे आप नेफ्थलीन, इसके आगे जाएंगे तो एंथ्रासीन वगैरह हो जाएंगे। और इसमें आप लेंगे तो जैसे आपके पास में अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो अपन उसको बोल देंगे पाइरॉल, है ना। और अगर आपने
ऑक्सीजन कंटेनिंग लिया तो इसको बोल देंगे फ्यूरेन, और फिर थायोफीन। इस तरह से करके ये सारे आपके हेट्रोजीनियस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स, अब इन हाइड्रोकार्बन में अपन को सबसे पहले एल्केन्स के बारे में डिटेल पढ़नी है। इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, ये 4 पार्ट। तो इसमें से आइए अपन इसमें से एल्केन को कंसीडर करते हुए इनकी डिटेल लेते हैं। तो एल्केन्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एल्केन का जो फॉर्मूला होगा आपका राइटिंग फॉर्मूला वो CnH2n+2 होगा, और इसके जितने भी मेंबर जैसे CH4 है, फर्दर आप इसमें प्लस CH2 ऐड करेंगे तो C2H6, प्लस CH2 ऐड करेंगे तो C3H8। तो ये जो CH2 का गैप आ रहा है ये इसमें ऐड करते, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो एक तो आप हाउ टू फॉर्म होमोलोगस सीरीज कैसे बनाएंगे, एक तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। और प्लस CH2 का डिफरेंस का मतलब एटॉमिक मास में ये 14 का डिफरेंस चलता है हर मेंबर के बीच में। दूसरी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर वैसे तो IUPAC में आपने बहुत सारा देखा, फिर भी इसमें नॉमेनक्लेचर्स में स्पेशली IUPAC की जब अपन बात करें तो आपके पास में कोई भी चेन गिवन हो सकती है इसकी CH3 CH CS3, इस तरह से कोई चेन फॉर्म हो सकता है आपके पास में। ठीक है, जैसे ये कोई चेन दे दी तो सबसे पहले वही रूल है इसमें, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर दीजिए। लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनमें से तो कोई भी ले लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लेंगे तो भी ये 1 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और ऐसे जाएंगे तो भी ये 1 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, रेस्ट ऑल विल बी सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, और IUPAC में जो भी फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दो, फिर रूट वर्ड लिख दो, और फिर जो प्राइमरी सफिक्स जो है AN वो लिख दीजिए। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे, नियरर पोजीशन। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 पे आ रहा तो इधर से नियरर है, तो 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो ये आप अब इस अल्फाबेटिकली 4 पे इथाइल आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 4 इथाइल, है ना, 4 इथाइल। और उसके बाद में आपका आ जाएगा 2,3 डाईमिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड का एन। इस तरह से आप किसी भी एल्केन का जो है वो नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग जो इसके इंट्रोडक्शन में आपको है वो है आइसोमेरिज, कि आपकी एल्केन क्या आइसोमर शो कर सकती है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ, इसमें मोस्टली एल्केन में चूंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इसीलिए ये सिर्फ चेन आइसोमर शो करेगी, चेन आइसोमर्स। तो एल्केन शोस चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में जैसे फर्स्ट मेंबर है तो इसमें कोई आइसोमर नहीं बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट 3 मेंबर के अंदर चेन आइसोमर 0 होगा, लेकिन 4 से जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो 4 में टर्मिनल को लॉक कर दीजिए, फिर एक दूसरे से ब्रांच बनाइए। तो ये देखिए, तो ब्यूटेन के आपके 2 चेन आइसोमर्स बन गए। इसी तरह से जब आप पेंटेन में जाएंगे तो पेंटेन में एक तो हो गया आपका, अच्छा स्ट्रेट चेन को कॉमन के अंदर क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, इसीलिए इसको एन ब्यूटेन लिखा जाता है कॉमन के अंदर। और अगर किसी भी टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक कार्बन की ब्रांच होती तो इसको बोलते हैं आइसो, इसीलिए इसको अपन आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब आपके पास मान लीजिए 5 है तो 5 के अंदर आप देखिए सबसे पहले टर्मिनल को लॉक कर दीजिए। ठीक है, 5 ले लीजिए और ये टर्मिनल को लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें एक दूसरे की ब्रांच बनाइए, इसको ये कार्बन नीचे ले आइए, तो ये आपका सेकंड आइसोमर इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, ये तो अब इसमें देखिए ये नॉर्मल हो गया, इसमें इस टर्मिनल से सेकंड पे आ रहा है इसीलिए ये आइसो हो जाएगा, और एक इस कार्बन को इसके ऊपर ले आएंगे तो थर्ड आइसोमर इसका बन जाएगा। एक ही कार्बन पे अगर टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच हो तो इसको बोलते हैं नियो, और इनके आगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने, जैसे पेंट है तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इस तरह से इनके नाम भी लिख देंगे। इसके बाद में जो कार्बन उन सबके IUPAC नेम्स आएंगे एक्स्ट्रा जो भी बनेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं चेन आइसोमर्स इन एल्केन्स। स्टूडेंट्स, एक और चीज अपन को सीखनी एल्केन में जो केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज होगी, एल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में एल्काइल जो ग्रुप्स होते हैं इनको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्काइल ग्रुप कैसे ऑब्टेन होते हैं, तो किसी भी एल्केन के फॉर्मूले में से अगर अपन एक H कम कर देते हैं
तो इसका एन सफिक्स आपका हट जाएगा और एन सफिक्स की जगह YL लग जाएगा और इसको L का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और YL लग जाएगा, तो इसको अपन R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एग्जांपल देखिए कैसे होंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट मेंबर एल्केन का है CH4। CH4 में अभी आप इसको क्या नाम देते हैं, मीथेन। अब मीथेन में से एक H कम करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, तो अब आप मैथ तो वापस कार्बन वही रखेंगे लेकिन नाम के पीछे सफिक्स में YL लग जाएगा, तो ये R ग्रुप मिथाइल, तो ये आपका एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड मेंबर आपका कौन सा होता है, ईथेन। तो CH3 और इसमें से H कम कर दीजिए किसी भी टर्मिनल से, तो CH3 CH2 डैश, या लिख सकते हैं दोनों की टोटल करके C2H5। इसका नाम क्या आएगा आपका, इथाइल, ये भी R ग्रुप हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मेंबर इसमें कौन सा होता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में आप CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसके जब R ग्रुप बनाएंगे तो दो R बनेंगे। कौन से, जैसे इस कार्बन से ये तो टर्मिनल है और ये मिडल है, अगर आप टर्मिनल का एक H कम करते हैं नंबर 1, और दूसरा आप हो जाएगा मिडल का एक H कम करते हैं, ये दो रहेंगे। इसमें जो आंसर आया स्टूडेंट CH3 CH2 डैश, तो इसको N प्रोपाइल बोल, नॉर्मल चेन में से हटेगा। जैसे इसको आप नाम देते हैं N प्रोपेन, तो नॉर्मल प्रोपाइल, और अगर आप सेंटर वाले में से हटाते हैं तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो ये आपके पास में R ग्रुप्स हो गए। तो मोस्टली जो R आपके कॉमनली है वो कौन कौन से हैं, ये आपका मिथाइल, इथाइल, N प्रोपाइल एंड आइसो। ऐसे आप ब्यूटेन के भी निकाल सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन फ्रॉम एल्केन। तो स्टूडेंट्स इन एल्काइल ग्रुप का यूज कैसे करना, तो आपके पास टोटल कितने एल्काइल ग्रुप्स आए, एक तो आ गया आपका मिथाइल, सेकंड कौन सा आया था याद करो, इथाइल ग्रुप, ये रहा। फिर थर्ड वन कौन सा आएगा, N प्रोपाइल, और फोर्थ वन अपन ने कौन सा लिया, आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब जैसे इनकी यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी में इनको तो बोलेंगे R। अब सपोज आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो R ग्रुप आपको याद है पहले से, जैसे RX हेलोजन लगा देंगे, X का मतलब Cl Br R फ्लोरीन जो भी, तो आयोडीन है। तो अब जैसे मान लो सपोज आपने इन सब जगह पे Cl प्लेस कर दिया, तो ये सारे एल्काइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप तो वो पहले से ही थे, आपने उसके साथ में क्या लगाया, हैलाइड, तो नाम क्या पड़ गया, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइड में मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, है ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यानी कि अगर आपको R याद रहेंगे तो उसके बेसिस पे कॉमन नॉमिनिक्लेचर बहुत इजी हो जाता है, तो ये कॉमन नॉमिनिक्लेचर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसकी जगह आप ROH प्लेस करना चाहते हैं, तो एल्कोहल आ जाएगा इसमें सब जगह पे, तो R का नाम तो वही रहेगा, लास्ट में अपन सफिक्स में एल्कोहल बोल देंगे क्लोराइड की जगह, तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अमाइन लगा दिया तो ये R ग्रुप सेम रहेंगे, नॉमिनिक्लेचर भी वही रहेगा, सिर्फ उनके सफिक्स में जो कॉमन में जो ग्रुप चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग उनका नॉमिनिक्लेचर चेंज होगा। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ RX ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। यस स्टूडेंट्स, तो अपन अब एल्केन के अंदर उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और उनकी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले अपन लेते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये समझे इसके अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शन कोई भी होती है तो उसके अंदर प्लेसिंग फिक्स होती है। सबसे पहले आप हमेशा रिएक्टेंट को प्लेस करेंगे, और ये जितने भी मेथड्स में नाम होते हैं ये सारे रिएक्टेंट नेम्स होते हैं, और उसके साथ में रिएजेंट आपको सोचना है कि क्या लिखना है उसमें, और आंसर क्या आ जाना चाहिए। जैसे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन्स फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, और साथ में कोई अगर बाई प्रोडक्ट है तो दैट कैन बी रिटर्न हियर। तो ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रफ ड्राफ्टिंग है जिसमें आप इस तरह से यूज करेंगे। नाउ कम्स टू फर्स्ट फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट जब अपन तो पहली रिएक्शन अपन इसमें लेते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो ही आते हैं, या तो आप एज ए रिएक्टेंट एल्कीन यूज कर लीजिए या एल्काइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल दोनों का लेते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो रिएजेंट की फॉर्म में आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को सरफेस पे एडजॉर्ब कराने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कैटलिस्ट वेरी फेमस है, निकल PTPD, यानी कि प्लेटिनम एंड पैलेडियम, और टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन को मिल जाएगी, तो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आंसर आ जाएगा ईथेन। अगर इसी में आप इथाइन यूज करते हैं तो आपकी रिएक्शन दो प्रोसेस में चलेगी। पहले आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंजप्शन होगा, तो एक पाई बॉन्ड क्रेक होगा, और दूसरी बार सेकेंड बार जब हाइड्रोजन मोल इसमें यूज करेंगे तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक जाएगा, और कैटलिस्ट आपका इनमें से कोई भी ले सकते हैं, जैसे निकल 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लेटिनम, निकल, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और मोस्टली निकल PTPD जो कैटलिस्ट होते हैं ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है उनके लिए होते हैं, और इनको कन्वर्ट कराया जा सकता है सैचुरेटेड। सेकेंड मेथड हमारे पास स्टूडेंट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब अपन जो रिएक्टेंट है, अब अभी तक रिएक्टेंट हमारे कौन थे, एल्कीन और एल्काइन। अब अपन जो सेकेंड ले रहे हैं वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। याद करिए स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में अपन ने एल्काइल हैलाइड के बारे में सीखा था। क्या था एल्काइल? एल्काइल ग्रुप को किससे लिखोगे, R से। हैलाइड का मतलब X, ठीक है, और इसमें R ग्रुप आपने कौन कौन से याद किए, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, और उसके साथ में आप हैलाइड लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है वो है सिंपल रिडक्शन, ठीक है, सिंपल रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कोई भी एग्जांपल, जैसे RX लिया, R की वैल्यू ले सकते हैं, और इसका अपन स्टूडेंट्स रिडक्शन कराएंगे। तो इसमें यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन पोलर के लिए, और यहाँ पे सिग्मा विद पोलर बॉन्ड्स है, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जिंक विद HCl काम में लेना है। कैटलिस्ट आप याद करिएगा एप्लीकेशंस वाइज, तो ये जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, और ये ZnCl2 बन जाएगा 2 मोल लेने से, और ये हाइड्रोजन आपकी इसमें क्या करेगी, एक तो HX निकल जाएगा और एक H आपको प्लेसिंग में मिल जाएगा, तो RH और साथ में निकल जाएगा HX। अब अपन एग्जांपल लेके देखें, जैसे कोई भी R ले ली, सपोज आपने इथाइल क्लोराइड लिया है ना, सेकेंड R ले लिया मैंने, और इसका अपन को रिडक्शन कराना है 2H से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑब्लिक HCl, एसिडिक मीडियम। तो देखो एक H तो निकल जाएगा HCl और एक इसकी जगह प्लेस हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ईथेन, और बाई प्रोडक्ट में आपकी क्या निकल जाएगी, HCl। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। यस स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन फ्रॉम एल्काइल, पहले अपन ने कौन सा किया था, सिंपल रिडक्शन RX का जिंक ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में। अब सेकेंड रिएक्शन हमारी है वो है वर्ड्स रिएक्शंस। वर्ड्स साइंटिस्ट का नाम है, इसने रिएक्शन में क्या किया, आपका एल्काइल हैलाइड और उसके साथ में एक्टिव मेटल सोडियम दोनों के 2 मोल, तो इसके 2 मोल तो यहां लिख दीजिए, और इसका 1 मोल रिवर्स लिख दीजिए, ऐसे XR है, ये भी RX ही, और इसमें से जैसे ही आपका 2NaX आउट होगा, R और R आपस में मैच हो जाएंगे तो बॉन्ड बना देंगे, तो ये आपका एल्केन। तो RR जहां पे भी होगा वो आपका एल्केन फॉर्मेशंस कहलाएगा, और ये इसकी जो रिएक्शंस होगी वो हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी है, क्योंकि जो सोडियम होता है वो हाईली एक्टिव है और इसके चलते एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो ड्राई ईथर जो होगी वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ताकि सोडियम ब्लास्ट नहीं करे और आपकी रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आप एक्टिव मेटल में ड्राई ईथर का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप R की वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी जो मैंने आपको एल्काइल ग्रुप दिखाए उसमें से, जैसे सपोज CH3 CH2Cl, और इसके साथ आपने 2 मोल सोडियम, और इसको रिवर्स लिख दीजिए वापस से CH3 CH2, क्या निकल जाएगा 2NaCl, और बाकी वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3 CH2 CH3 जुड़ गया, और उसके साथ में आपका निकल जाएगा 2NaCl। ठीक है, इस रिएक्शन की जो स्पेशलिटी ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जितने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका डबल अपन को एल्केन में मिलते हैं, इसीलिए इसको इस मेथड से जो ऑब्टेन्ड होती है उसको हायर
मोलर मास कंटेन एल्केन मानी जाएगी। तो इस मेथड से हमेशा हायर मोलर मास कंटेंट एल्केन अपन को मिलेगी, बाकी अदर मेथड में अपनो जितना मास होता कार्बन कंटेनिंग उतनी ही ऑब्टेन होती है। एक और कॉम्पिटिटिव पॉइंट सब याद रख सकते हैं, अगर ये दोनों आर आपके डिफरेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी, जैसे एक इथाइल और एक मिथाइल है तो उसमें 3 कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मिथाइल और इथाइल मिलके वो प्रोपेन बना देंगे, इथाइल इथाइल मिलके ब्यूटेन बना देंगे, मिथाइल मिथाइल मिलके इथेन बना देंगे, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो ये था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी में आपका है फ्रॉम कार्बोऑक्साइलिक एसिड। इसी में ले लीजिए फ्रॉम कार्बोऑक्साइलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोऑक्साइड। जब भी स्टूडेंट्स हम कार्बोऑक्साइलिक एसिड की बात करते हैं, इसका मतलब कोई कार्बोऑक्साइलिक एसिड ग्रुप किसी आर यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच्ड होगा और उसका अपन ऐसा कौन सी रिएक्शन करें कि एल्केन ऑब्टेन्ड हो जाए। तो उसके अंदर पहला मेथड है डी कार्बोऑक्सीलेशन। क्या कर सकते हैं हम उसका? डी कार्बोऑक्सीलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, केमिस्ट्री में कहीं पे भी डी वर्ड आता है इसका मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव। और यहां पे जो डी कार्बोऑक्सीलेशन है इसका मतलब है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 गैस फ्रॉम एसिड। तो ये RHHL, RH जहां पे भी हो वो आपकी एल्केन कहलाएगी। अब रिमूवल ऑफ CO2 कौन सा कैटलिस्ट करेगा, ये कैटलिस्ट अपन को लर्न करना है। तो इसका केमिस्ट्री में याद रखिए स्टूडेंट्स, CO2 इवॉल्व करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको बोलते हैं सोडा लाइम। रिमेंबर सोडा लाइम। सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ 2 केमिकल्स दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लें। जैसे आपके पास स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में NaOH प्लस CaO हीट, ठीक है, इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2 इवॉल्व हो जाएगी और ये H आपका CH3 के साथ लग जाएगा तो ये तो बन जाएगा CH4 और प्लस में आपका हो जाएगा ये CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोऑक्सीलेशन। और डी कार्बोऑक्सीलेशन से भी अपन क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? एल्केन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन डी कार्बोऑक्सीलेशन के बाद में इसके अंदर सेकंड पार्ट है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी एल्केन बना सकते हैं। तो फ्रॉम कार्बोऑक्साइलिक एसिड में नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा है वो है कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जब भी स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स आता है इसका मतलब आपके पास एक बीकर होगा, उसमें कैथोड एनोड प्लेस कर देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी अपन एल्केन सिंथेसाइज करेंगे। इसके लिए कॉल्बे ने सबसे पहले सोडियम एसीटेट या कोई भी एसिड के सॉल्ट फॉर्म हो सकती है, जैसे सोडियम एसीटेट के आपके क्रिस्टल्स लिए और इन क्रिस्टल को सबसे पहले वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। डिसॉल्व होते स्टूडेंट्स ये एसीटेट आयन और Na+ आयन में ये डिसोसिएट हो गए। तो जैसे ही आप इस सोडियम एसीटेट आयन को इस सॉल्वेंट यानी कि वाटर हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड इसमें डिप्ड है। एनोड आपकी पॉजिटिव चार्ज होती है और कैथोड आपकी नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, सॉल्वेंट डालते ही इसका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे NaCl आयोनाइज्ड होता है वैसे ये भी आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब आयोनाइज्ड होने के बाद स्टूडेंट्स ये आयंस चूंकि इस बीकर के अंदर है तो आपका जो एसीटेट आयंस है ये मूव करेगा एनोड की तरफ क्योंकि अपने से अपोजिट चार्ज पे, और आपका जो सोडियम होगा वो मूव करेगा कैथोड की तरफ। स्टूडेंट रिएक्शन में हमेशा एनोड की रिएक्शन पहले लिखी जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन देंगे एट एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई? एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एसिड। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? एसीटेट आयन के 2 मोल को एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन और सेकेंड वन भी आपका एसिड है तो 2 मोल आपको लेना। ठीक है, 2 मोल के बाद इसका क्लीवेज पैटर्न आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये हुआ, इसका भी आपका CO2 निकल गए और ये डॉट है, इनको इलेक्ट्रॉन्स मान लो। ठीक है, डॉट को, इलेक्ट्रॉन्स को अलग से लिख देंगे। अब देखो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ होगा? इन दोनों का बॉन्ड बना दीजिए तो ये तो आपकी बन जाएगी इथेन, ये एल्केन फॉर्म हो गई।
COO क्या हो जाएगी, 2CO2 गैस निकल जाएगी आपकी। और ये जो डॉट है दो, ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपन कह सकते हैं एल्केन फॉर्मेशंस विल अकर एट एनोड एंड CO2 लिबरेशन विल आल्सो अकर एट एनोड। अब स्टूडेंट्स इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है कैथोड पे रिएक्शंस। तो सेकंड पार्ट आपस में लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो सोडियम है स्टूडेंट्स Na, ठीक है, इसके 2 मोल, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 मोल ले लीजिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर की प्रेजेंस में कुछ अमाउंट आपका वाटर का भी क्लीवेज होगा। तो ये जो Na है वो तो OH के साथ में क्या बना देगा, NaOH 2 मोल। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड। ये कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस भी है, तो इसको याद रखिएगा। तो दिस Kolbe इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज आल्सो यूज्ड टू सिंथेसाइज एल्केन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्केन में कौन कौन सी पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। तो पहला अपन इसमें लेते हैं केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एग्जांपल इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन का डिस्कस करते हैं इसके अंदर। और चूंकि स्टूडेंट इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे आपने CH4 लिया, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई, हेलोजन मींस X2 की जो वैल्यू हो सकती है वो आपकी Cl2 Br2 I2। फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है, तो मोस्टली क्लोरीन अपन यूज करते हैं। और ये रिएक्शन स्टूडेंट अल्ट्रा वायलेट यूवी की प्रेजेंस, और यूवी की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अप्लाई होती है। और इसमें आपका जो बॉन्ड्स होगा वो H और एक H क्या निकल जाएगा, HCl, और ये आपकी Cl प्लेस हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी अपन स्टूडेंट्स मैकेनिज्म देखेंगे, ये प्रोडक्ट आया कैसे। तो मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, मैकेनिज्म में जैसे मैंने कहा था यूवी की प्रेजेंस में जब भी होता है तो हमेशा फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस होता है, इसीलिए इस मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहा जाता है। कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब होती है स्टूडेंट्स, उसमें हमेशा 3 स्टेप्स होगी। स्टेप 1 को चेन इनिशिएशन बोलेंगे, याद रखिएगा चेन इनिशिएशन बोलेंगे। और सेकेंड स्टेप जो होती है उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन या इलोंगेशन। चेन प्रोपोगेशन या इलोंगेशन भी कह सकते हैं, इंक्रीज करना। और स्टेप 3 होता है उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप में आप कोई भी मैकेनिज्म इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 को अपन क्या बोल रहे हैं, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन बोलेंगे। चेन इनिशिएशन जो होता है स्टूडेंट्स मोस्टली ये रिएजेंट के लिए होता है। और रिएजेंट आपके कौन है, यहाँ पे रिएजेंट देखिए Cl2। तो Cl2 का आप इस पे क्लीवेज देखेंगे सबसे पहले। तो आपकी जो Cl2 होगी, Cl2 का बॉन्ड शो कर सकते हैं ऐसे कोवेलेंट। ये यूवी की प्रेजेंस में जब भी होगा तो इस एनर्जी की वजह से ये होमोलाइटिक फ्यूजन शो करेगा और आपके 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल, डॉट जब भी होता है चार्ज नहीं लगाना है, ये फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। तो इनको क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो ये स्टेप 1 में इनका फॉर्मेशन होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, चेन प्रोपोगेशन। तो इसमें अपन ले लेते हैं चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में स्टूडेंट्स 2 स्टेप होता है। सबसे पहले ये जो फ्री रेडिकल आया, ये आपका जो रिएजेंट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या लिया आपने CH4, तो ये CH4 के H पर अटैक करेगा। ये जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये जब अटैक करेगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड में जो 2 शेयर्ड पेयर, तो उसमें से क्लोरीन जब अटैक करेगा तो ये इसके साथ में HCl निकाल देगा, H और Cl, HCl फॉर्म हो जाएगा और साथ में मिथाइल फ्री रेडिकल निकलेगा। अब आपका बी स्टेप में ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल ये वापस किसी, क्योंकि एक मोल है, एक मोल का मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर नंबर है, मिलियंस ट्रिलियंस, तो उसमें से किसी भी एक दूसरी क्लोरीन के बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा कौन, आपका मिथाइल रेडिकल, और वो क्लोरीन के बॉन्ड को होमोलाइटिक फ्यूजन्स में तोड़ देगा और क्या बना देगा CH3Cl। ये CH3Cl बन गया और रिमेन्स 1Cl। अब ये 1Cl देखो वापस चेन को अब क्या करेगी, ये Cl वापस किसी मीथेन पे अटैक करेगी, फिर मीथेन वापस क्या करेगा, मिथाइल बना के वापस Cl2 पे अटैक करेगा, Cl2 क्या करेगा वापस मीथेन पे, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। और फाइनली जब पूरी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी
तो रिमेन्स जो स्पीसीज बचती फ्री रेडिकल्स फॉर्म में वो आपस में जुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको चेन टर्मिनेशंस बोलेंगे। और चेन टर्मिनेशन एक प्रोबेबिलिटी स्टेप्स होती है। अगर आपके दो मिथाइल ग्रुप नियरर है तो वो आपस में ऐड होकर के आपका इथेन फॉर्मेशन दे देंगे, और अगर एक मिथाइल और एक क्लोराइड फ्री रेडिकल्स है तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर दो क्लोराइड फ्री रेडिकल नियरर है तो वो Cl2 गैस बन जाएगी। तो दीज आर प्रोबेबिलिटी इन टर्मिनेशन स्टेप। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें नेक्स्ट सीख रहे हैं कंबशन। सेकंड पार्ट अपना आ रहा हेलोजिनेशन मैकेनिज्म के बाद में कंबशन। कंबशन मींस फुल ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो इन जनरल कंबशन में हमेशा प्रोडक्ट में CO2 और H2O फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी जनरल कंबशन अगर एल्केन का कराएंगे तो उसका बैलेंसिंग मेथड क्या होगा? तो इसमें स्टूडेंट जो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, तो N+2, और उसके साथ ऑक्सीजन के लिए याद रखना 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 NCO2 एंड N+1H2। अब देखो एग्जांपल, ये इसका जनरल फॉर्मूला है कोई भी एल्केन के कंबशन का। अब आपको सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले ली है ना, तो n की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो CH4 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट मेंबर। ये कितना हो जाएगा? n की जगह 1 इंटू 1 करिए तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2O2 गिव्स n, वही आया यानी कि 1 CO2, और N+1 का मतलब 1+1 हो गया तो ये 2H2। तो डायरेक्टली आप इससे बैलेंस कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में भी काम में ले सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी हो कंबशंस के अंदर। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें नेक्स्ट लेते हैं कंबशन के बाद में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मींस कंबशन से कम ऑक्सीजन सप्लाई कम रखेंगे तो उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अलग आएंगे। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में जैसे सपोज आपके पास CH4 है और इसकी रिएक्शन अपन ऑक्सीजन से कराएंगे और कॉपर की प्रेजेंस में हो तो आपका आंसर अलग होगा, क्योंकि ये 1 ऑक्सीजन एटम सप्लाई करता है। और अगर आपने 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए तो इसके अंदर मॉलिब्डिनम ऑक्साइड, MO2 मॉलिब्डिनम ऑक्साइड लेंगे। और अगर आपको 3 ऑक्सीजन सप्लाई करके प्रोडक्ट लेना है तो इसके लिए कैटलिस्ट होता है मैंगनीज एसीटेट। मैंगनीज एसीटेट को लीजिए Mn, तो ये आपका 3 मोल ऑफ H। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे देखो ये CH4 है तो CH4 को 3 और H लिख दीजिए, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस पे ऐड कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना आंसर क्या आ जाएगा? CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल। 2 ऑक्सीजन है तो 2H आउट करिए CH4 में से, और 1 ऑक्सीजन यहाँ प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो इससे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे 2 OH ग्रुप लगेंगे, और ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते। तो ये फर्दर आगे आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O में। CH2 डबल बॉन्ड O को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल। ये आपका 2, और अगर 3 ऑक्सीजन आपके पास में है तो इसमें आप 3H को इस तरह से स्प्रेड फॉर्म में लिखिए और तीनों ऑक्सीजन एटम को इसमें ले लीजिए, और फिर वही सेम चीज है, मोर देन 1 OH नहीं हो सकता एक ही कार्बन पे, वाटर निकाल दीजिए तो ये CH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये OH, तो इसको क्या लिख सकते हैं? CH डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH। इसको अपन एसिड की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, इसको IUPAC में कहते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन विद डिफरेंट कैटलिस्ट, कॉपर, मॉलिब्डिनम ऑक्साइड, मैंगनीज एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में मोस्टली ये होता है अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्केन में, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें, और इसके जो कैटलिस्ट काम आता है वो आपका एनहाइड्रस AlCl3 और प्लस HCl यूज, ये याद रखना है आपको। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास मान लीजिए N ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है, और इस नॉर्मल ब्यूटेन की रिएक्शन अपन
यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में करते हैं तो वही एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा और एन ब्यूटेन गेट कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटेन। तो ये तो आपका हो गया स्टूडेंट्स एन ब्यूटेन और ये आपकी हो जाएगी आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ये आपका आइसोमेराइजेशन कहलाएगा। इसी के नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो है एरोमेटाइजेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कौन सी हो जाएगी, एरोमेटाइजेशन, यानी कि किसी भी एल्केन को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में कोई भी एल्केन जो होगी उसको अपन बेंजीन में कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली, और इसके लिए कैटलिस्ट आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड O2 MO2O3। ये कैटलिस्ट याद रखना जो किसी भी एल्केन को, यानी कि 6 कार्बन कंटेंट होगी तो उसको बेंजीन में, जैसे 6 कार्बन कंटेंट कौन सी होगी, एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन में CH2 आपके हो जाएंगे 4 और 2 टर्मिनल हो जाएंगे CH3। ठीक है, ये कैटलिस्ट काम आ जाएंगे। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, या इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेंजीन। अब देखो इस टोटल कितनी है, हेक्सेन की टोटल करो, एन हेक्सेन जो आपने लिया तो C6H कितने होते हैं 14 एल्केन के हिसाब से। अब बेंजीन में कितने काम आए 6, रिमेन सारे इसमें से आउट कर दो तो ये आपके 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और रेस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। दैट फिनोमेनॉन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद स्टीम। अगर डायरेक्टली वाटर को वेपर स्टेट में लेके अपन रिएक्शंस करवाएं एल्केन के साथ में, जैसे अपने पास एग्जांपल के तौर पे CH4 है और स्टीम में अपन ले लेते हैं H2 है ना, 1273 के आसपास टेम्परेचर रखेंगे अपन और निकल कैटलिस्ट लेना है, निकल एज ए कैटलिस्ट और 1273 केल्विन के करीब अपना टेम्परेचर होगा। तो इसमें ये इसके सिग्मा बॉन्ड्स टूट जाएंगे और C और O मिलके आपका बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कितनी होगी 4 and 2 टोटल 6 और 6 का मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स आपको याद होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही फेमस नाम है जिसको अपन बोलते हैं वाटर गैस। डू यू रिमेंबर, इन हाइड्रोजन में भी ये है तो वाटर गैस बोलते हैं। सो व्हाट इज वाटर गैस, वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन विद स्टीम में होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन। पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन स्टूडेंट्स बहुत ही पॉपुलर टर्म है पाइरोलाइसिस। तो इसका जगह आप मीनिंग देखेंगे पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन, ऑफ कोर्स रिएक्शन एल्केन की है। तो पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन में सबसे पहले पाइरोलाइसिस का मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पाइरो है वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है पाइरो, और लाइसिस जो वर्ड होता है इसका मतलब ब्रेक डाउन, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, क्रैकिंग करना, ब्रेक डाउन। तो पाइरोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। पाइरोलाइसिस में मोस्टली जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 500 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस होती है। अब जैसे सपोज मिनिमम पाइरोलाइसिस करना है अपन को तो 2 कार्बन कंटेंट एल्केन काम में लेंगे। 2 कार्बन कंटेंट एल्केन में जैसे आपके पास इथेन है, ठीक है, इथेन, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी मैकेनिज्म अप्लाई होगी उसको अपन बोलेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन पाइरोलाइसिस। जैसे स्टूडेंट्स आपने इथेन लिया, इथेन में से जो टेम्परेचर है आपका उस पे इथेन में से एक H इसका और एक H इसका निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा हायर हाइड्रोकार्बन लेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पाइरोलाइसिस होगा वो अलग अलग हो जाए। जैसे एक तो ये हो सकता है इन दोनों में से एक H निकाले तो ये आपकी एज इट इज प्रोपीन बन सकती है, ये आपका प्रोपीन और H2 गैस इवॉल्व। लेकिन सेकंड प्रोबेबिलिटी इसमें ये भी रहती है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो खुद क्रैक हो जाए और एक H अगर इसको मिल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो एक तो ये आपका CH4 बन जाएगा और साथ में आपकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स एल्कीन बन। इस तरह से जितना आप हायर अप जाएंगे,
जैसे सपोज 6 कार्बन कंटेंट आपने कोई एल्केन ले ली, तो 6 कार्बन कंटेंट बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, हेक्सीन बन के सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकले, या C4 वाली एल्कीन बने और C2 वाली एल्कीन बन जाए। तो इस तरह से इसमें जितना आप हायर हाइड्रोकार्बन में जाएंगे उतनी ही क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, पाइरोलाइसिस में आपका इंक्रीज होता जाएगा। और इसमें मैकेनिज्म कौन सी अप्लाई होगी? फ्री रेडिकल, बिकॉज इट ऑलवेज हैपेंड एट हाई टेम्परेचर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पाइरोलाइसिस ऑफ एल्केन हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आपकी डिटेल थी हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स की। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिएगा अच्छे से। थैंक यू।